हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट चार्ज के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्ज क्या हर एक बॉडी, कोई भी दो बॉडी हो, हर एक बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक, या फिर कोई स्पेशल काइंड ऑफ जो बॉडीज हैं सिर्फ उन्हीं में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये इस चार्ज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब बात आ गई कि क्या चार्ज मतलब कि हर एक बॉडी में ट्रांसफर होता है, क्या चार्ज किसी स्पेशल काइंड ऑफ बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप की बॉडीज होती हैं, जैसे कि एक कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर, एक इंसुलेटर। तो सपोज करो मैं पहले बात करता हूं कि कंडक्टर से कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर होना, कंडक्टर से कंडक्टर। तो पहला जो इसका पॉइंट ले लूं मैं, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो कंडक्टर टू कंडक्टर। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और ये एक इंसुलेटिंग मीडियम उस पर है, क्या कहते हैं उसको, स्टैंड पर, ठीक है। मतलब इस पे से चार्ज मूव नहीं कर सके, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा, कहीं अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो एक इस पे जो चार्ज है मैंने वो मान लिया, लेट सपोज प्लस क्यू चार्ज। क्या मान लिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब जैसी दूसरी बॉडी कौन सा, ये कौन सी बॉडी है, ये भी मेरी कौन सी बॉडी है, ये भी कौन सी बॉडी है, मेरी कंडक्टर, ये भी मेरा कंडक्टर है। और जो दूसरी बॉडी है वो भी क्या है, मेरी कंडक्टिंग बॉडी है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो तुम्हें पता है 1 e के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं मैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। नेगेटिव होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो कोई चीज फ्री है तो वो मूव कर सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। और उनके फ्रीली मूव करने की वजह से उन पे चार्ज है, तो चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो कंडक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इस पे जो चार्ज है वो सरफेस पे भी ट्रांसफर हो सकता है और इनसाइड, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो, होलो की बात नहीं करें, सॉलिड क्या है तो इसके इनसाइड भी और सरफेस पे भी चार्जेस क्या है, फ्लो हो सकता है। बट लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में चार्जेस फ्री, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री नहीं होते, वो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अब कोई चीज जब फ्री नहीं है तो वो मूव कैसे करेगी, मूव नहीं करेगी ना। अगर मैं तुम्हें पकड़ के रखूं तो तुम कहां से मूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना मूव। तो इसी प्रकार से जो चार्जेस है तो वो इंसुलेटर पर ना तो सरफेस पे मूव करता है ना ही इनसाइड मूव करता है। अगर तुमने चार्ज इंसुलेटर पर कहीं एक डाल दिया तो वो वहीं पड़ा रहेगा, ओके। तो हमने सबसे पहले बात करी कंडक्टर टू कंडक्टर। तो कंडक्टर की क्या है, जो ये चार्जेस हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, मूव करते हैं, क्योंकि सब कंडक्टर के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब जब तक मूव करेंगे जब तक कि इनमें रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए,
एट इक्विलिब्रियम पर जब इनमें रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी तब तक ये अपने आप को सेपरेट करते रहेंगे एक दूसरे से। अब इनको एक कंडक्टर जैसे इसे टच किया तो इनको रास्ता मिल गया आगे जाने का, क्योंकि ये भीड़ में थोड़ा रहना चाहेंगे, तो भीड़ से हटके ये दूसरे कंडक्टर पर चले गए। और दूसरे कंडक्टर पर भी स्पेस है, तो ये जितना हो सकता है उतना दूर होना चाहिए, तो ये पूरे पूरे कंडक्टर पर क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। ओके, तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को चार्ज कर देता है बाय कंडक्शन। इस प्रॉपर्टी को कंडक्शन बोलते हैं, बाद में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉडी होगी ये चार्ज होगी, समझ में आ गई, बाय चार्ज की प्रॉपर्टी से। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अब दूसरी बात करते हैं हम, सपोज करो कि कंडक्टर टू इंसुलेटर, क्या बात करते हैं, कंडक्टर टू इंसुलेटर, कंडक्टर टू इंसुलेटर। क्या है अब इसमें कंडक्टर टू इंसुलेटर, कि अगर एक बॉडी तुम्हारे पास कंडक्टर है, दूसरा इंसुलेटर है, तुमने एक कंडक्टर बॉडी को, ये कंडक्टर बॉडी ले ली, और ये क्या है तुम्हारी चार्ज, क्या है तुम्हारी चार्ज। ये चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज क्या हो, प्लस क्या हो। अब जैसे ये इंसुलेटर के कांटेक्ट में आई, ये क्या है तुम्हारा इंसुलेटर, ये क्या है तुम्हारा इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब होगा क्या, कंडक्टर पे चार्जेस क्या करेंगे भाई, उनको तो फ्री होना है, वो तो मूव कर सकते हैं, उनको तो मिनिमम रिपल्शन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इसका मैं थोड़ा सा विजुअलाइज माइक्रोस्कोपिक से उसको देखूं तो इसका जो सिस्टम होगा वो इस प्रकार से, समझ में आई बात। ये मेरा इंसुलेटर का है और ये मेरा कंडक्टर, तो इसमें जो चार्ज है वो मिनिमम रिपल्शन के कारण होने के लिए ये चार्जेस ये कांटेक्ट में, पर लेकिन जिस जोन सा पार्ट कांटेक्ट में है उसके कंडक्टर के, उसी कंडक्टर पर ये क्या है चार्जेस जाएंगे, उसी एरिया पर जहां पर सिर्फ ओनली कांटेक्ट है, और वहां पर जाएंगे, चल जाते रहेंगे। अब एक टाइम ऐसा होगा कि वहां पर उन चार्जेस की जो इस पॉइंट पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, इस वाले जो कांटेक्ट पॉइंट है इंसुलेटर का, क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज मूव नहीं कर सकता है, इंसुलेटर पे चार्ज मूव नहीं करेगा, तो इंसुलेटर पे जो चार्ज मूव नहीं करेगा तो उसी पॉइंट पे इकट्ठा होता रहेगा, और चार्जेस में क्या होना शुरू हो जाएगा, आपस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, और वो रिपल्शन क्या करेगी, दोबारा से इस कंडक्टर पर वापस आ जाएगी, दोबारा से चार्जेस फिर से कहां आने शुरू हो जाएंगे, कंडक्टर पे, क्योंकि कंडक्टर पे चार्जेस मूव कर सकते हैं लेकिन इंसुलेटर पे नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर पे जहां पे चार्ज इकट्ठा हो गया तो वहां पर वो क्या हुआ, उनके रिपल्शन शुरू हो गए, और रिपल्शन की वजह से दोबारा से कंडक्टर पर चार्ज आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये जो इंसुलेटर है वो चार्ज नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना कभी भी कि बिना बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन इंसुलेटर कभी चार्ज नहीं होता है। इंसुलेटर को चार्ज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय रबिंग ओनली। ओके, तो एक कंडक्टर से इंसुलेटर चार्ज ट्रांसफर होता है, बट लेकिन सिर्फ ओनली उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। अब कंडक्टर टू इंसुलेटर, अब एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, इंसुलेटर टू कंडक्टर, इसी का रिवर्स, ठीक है, इसी का रिवर्स देख लेते हैं। इंसुलेटर टू कंडक्टर, इंसुलेटर टू कंडक्टर, इंसुलेटर टू कंडक्टर। अब सपोज करो मेरे पास एक इंसुलेटर है, वो उसको मैंने किसी रबिंग के थ्रू चार्ज कर दिया, और वो चार्ज क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस पर जो चार्ज है वो मेरा कितना है, प्लस क्या हो। अब जो ये प्लस क्या चार्ज है, इसके कांटेक्ट में क्या क्या कौन सी बॉडी आई, कंडक्टिंग बॉडी आई। कौन सी बॉडी आई, कंडक्टिंग। अब ये कौन सा इंसुलेटर, कौन सा ये इंसुलेटर, और ये मेरा क्या है, कंडक्टर, ये मेरा क्या है, कंडक्टर। अब जैसे ही, अब देखो जो इंसुलेटर है उस पर चार्ज मूव नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल साफ बात है, इंसुलेटर पर चार्ज मूव नहीं करेगा।
जब बेस एक्सिस में कितनी रिपल्शन हो रही हो वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसी को अगर हम देखें तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर होगा, ये मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इंसुलेटर से चार्जेस कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट की वजह से ये चार्जेस इस पे भी है, इस पे चलेंगे, और इस पे जाने के बाद जो चार्जेस गया है, समझ में आई बात, वो चार्जेस अब कौन किस पर आ गया, वो कंडक्टर पर। और कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर पर जो चार्जेस है वो मूव कर सकता है। तो जैसे ही चार्ज यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कंडक्टर के पे आया, तो वो जो चार्जेस है यहां पर अपनी मिनिमम रिपल्शन के कारण करवाने के लिए पूरे सरफेस पे मूव कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज मूव कर सकता है। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, पूरी इस कंडक्टर पे स्प्रेड हो जाएगा अपने हिसाब से, बिल्कुल मिनिमम रिपल्शन जब तक नहीं होगी। तो इस प्रकार से कंडक्टर हमेशा बाय कंडक्शन से और बाय इंडक्शन से चार्ज हो जाता है। बट लेकिन ये जो इंसुलेटर है इससे इंसुलेटर का भी चार्ज नहीं होता, बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन। ओके, तो कंडक्टर हमारा चार्ज हो जाता है बाय इंसुलेटर भी। अगर इंसुलेटर यदि चार्ज है और वो कंडक्टर के टच में आता है तो कंडक्टर को चार्ज कर देगा। ठीक है, अब इंसुलेटर टू इंसुलेटर वही सेम बात ही है, एक ही बात है कि जो इंसुलेटर बाय कंडक्शन से चार्ज नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो मेरा पास ये इंसुलेटर है और एक ये इंसुलेटर है। अब जैसे ही एक को तो मैंने चलो किसी तरीके से चार्ज कर दिया और दोबारा उसको एक कांटेक्ट में लेके आया मैं, वही कौन सा, अनचार्ज इंसुलेटर। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चार्ज इकट्ठा होगा, पूरी उस पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इंसुलेटर है ये होल चार्ज नहीं होगा, ये होल चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर चार्ज इकट्ठा हुआ और वो रिपल्शन, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस रिपल्शन की वजह से ये चार्ज फिर, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है ना उनका दोनों का जहां पर टच हो रहा है, तो वो चार्जेस वहीं इकट्ठा रहेंगे, वो पूरी इंसुलेटर पर मूव नहीं करेंगे। क्योंकि इंसुलेटर पर जो चार्जेस होता है वो इंसुलेटर पर चार्जेस कभी भी मूव नहीं करता है, क्योंकि उस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये चार्जेस इंसुलेटर पर मूव नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है, अब इसकी हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जो चार्ज है वो कहां से आया, वो किसी ना किसी पे तो है ही, और किस पे है, वो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, और दोनों का क्या है, मास है कि नहीं है, दोनों का मास है। और इन पर जो सब इलेक्ट्रॉन पे सबसे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम माइनस का। समझ में आई बात? तो ये जो ई और प्रोटॉन है दोनों पे मैग्नीट्यूड में चार्ज सेम होता है, और उस चार्ज किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, मास, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है। बट ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी में मास है और वो चार्ज ही हो। ठीक है, तो इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है, पर लेकिन ये ट्रू है, जिस पे चार्ज होगा उसके साथ मास जरूर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it transfer from one body to another body, but it
ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब क्या कहा गया कि इन यूनिवर्स जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, ठीक है, बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट कंजर्व्ड। इसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं होगा ऐसा। देखो इसका जो रीजन है ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज करो ये मेरे पास यूनिवर्स है, ठीक है, मेरे पास 4 पार्टिकल है, एक पे प्लस ई, एक पे माइनस ई, एक पे प्लस 2e, एक पे माइनस 2e। ओके, नेट चार्ज अब भी कितना है इस पर? नेट चार्ज फिलहाल कितना है? 0। अब क्या है, सपोज करो ये दोनों चार्ज पार्टिकल मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, चार्ज खत्म हो गया, पार्टिकल खत्म हो गया। बट लेकिन अब भी देखो चार्ज कितना है? 0 और पार्टिकल कितने हैं? 2। तो इससे क्या निकल के आया कि ये जो चार्जेस है, ये जो चार्ज है, ये पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल तो कम हुए बट लेकिन नेट चार्ज क्या भी कंजर्व, 0 का 0 ही है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? चार्ज इनवेरिएंट, मतलब कि चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। चार्ज इज इनवेरिएंट विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी। जैसे कि मास चेंज हो जाता है जब हम बहुत हाई स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग? m नॉट √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस मास को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, यानी मास तुम्हारा बढ़ जाता है बट लेकिन चार्ज वेलोसिटी के साथ नहीं बढ़ता। यदि जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से मूव कर ले उस पे चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। चार्ज इज इनवेरिएंट विद वेलोसिटी, चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, चार्ज डज नॉट चेंज विद as mass changes, as mass changes, ठीक है। अब इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ए मूविंग, देखो ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? चार्ज की। अब देखो यदि एक स्टेबल पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है तो वो अपने साथ सिर्फ ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी क्या होगी? सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसी चार्ज पार्टिकल ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया तो चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो यहां पर एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस हुआ और उस कांस्टेंट करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है तुम्हारी? कांस्टेंट। ओके, इस प्रकार से एक मूविंग चार्ज ने दोनों प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करें यदि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा हो, यदि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस करता है? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके थ्रू वो जो चेंजिंग होती रहती है और वेव क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती रहती है। वो कैसे करती है? अब जैसे सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया, क्या हो गया? ए से एक्सेलरेट हुआ
तो ए से एक्सीलरेट हुआ तो उसका क्या, इसका मतलब मींस क्या है, इसका मींस क्या है, मींस क्या है, इसकी वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना। और वेलोसिटी यदि चेंज हुई है, चेंज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा करंट भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और करंट चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब होता है, जैसे कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि तुम चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फराडे ने यही तो कहा था, जब हम मैग्नेटिक किसी फ्लक्स से चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, और वो भी क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, इंड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, मेरा चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ओके, इसमें लिख लो, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल produce both electric and magnetic fields, but a accelerating charge particle produce EM waves, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये होगी इसकी। अब छठी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, समझ में आया, समझाते हैं इसको कैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, बताते हैं। सपोज करो छठी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज तुम्हारा क्या, क्वांटाइज्ड। सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास दूसरी बॉडी है, मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ना शुरू किया, और इसमें क्या है, अब जो इसके रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो मूव कर रहे हैं, वो रगड़ खाने से वहां से निकलेंगे ऑर्बिट में से, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएंगे। अब हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता हमारा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कहीं तुम कहो माइनस होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इतना ही होता है। तो अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जब हम रगड़ेंगे, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो टूट के जाएगा तो पूरा पूरा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ऑर्बिट से तो वो दूसरी बॉडी पर गया तो पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रॉन तो गया, एक इलेक्ट्रॉन पूरा गया। और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर क्या छोड़ के गया, प्लस ई, और जहां पर गया वहां पर माइनस ई, क्योंकि ई इज द यूनिमेट्री चार्ज, सबसे छोटा चार्ज यही होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब मान लो सपोज करो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तो जहां पर गया वहां पर कितना हो गया, -2e, और यहां पर कितना हो गया, +2e। तीसरा गया तो यहां पर कितना हो गया, -3, और इधर आ गया +3। इसी प्रकार से यदि n चार्ज पार्टिकल चले गए तो यहां पर कितना गया, -e, यहां पर क्या गया, +ne। तो टोटल जो इस पे चार्ज हो गया, वो टोटल चार्ज इस बॉडी पर तो हो गया +ne, और इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया, -ne। ये जो Ne है, ये इसी को बोलते चार्जेस क्वांटिटी। यानी चार्ज पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा जा रहा है, ना कि टूट के जा रहा है, जाएगा तो पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो चार्ज हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूरा का पूरा होल नंबर में जाएगा, कभी भी चार्ज उसमें नहीं जाएगा। तो ये जो चार्ज हो गया पार्टिकल का, ये क्या हो गया, एक क्वांटाइज, यानी कि एक स्पेशल 0, जब इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा तभी +e जनरेट होगा, 2e जाएगा तो +2e जनरेट होगा। ओके, इसी को क्या बोला, चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इसका सबसे छोटे चार्ज का मल्टीपल होगा n। यहाँ पर n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, समझ में? 0 1 2 3 इंटीजर, ठीक है, ओके। इस चीज ये होगी चार्जेस क्वांटाइज्ड। अब लिखो सातवीं लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब तुम्हें पता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 किलोग्राम की चीनी है, उसमें से मैं 5 किलोग्राम चीनी निकाल दूं तो कितनी बची? 5। इसी प्रकार से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यदि किसी सिस्टम पर हमारे पास चार्जेस हैं, एक -5 ही, एक प्लस में 7 ही, तो नेट चार्ज कितना होगा? प्लस माइनस इक्वल टू 2 ही। तो इस पूरी बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा? 2 ही, क्योंकि चार्ज इज स्केलर, सिंपली ऐड हो सकते हैं। ओके, ये चार्जेस की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी लिख लो इसमें, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, so it the algebraic sum of the all charges ओके। ठीक है, ओके। कल मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर